ग्लोबल टॉक के ताज़ा एपिसोड में हाजिर हूं मैं खालिद रज़ा ख़ान। आज हम बात करेंगे फ़िलिस्तीन के मसले पर कि पूरी दुनिया में जो भी अभी कुछ चल रहा है उसमें फ़िलिस्तीन का मसला कहां पर है, कहां खो गया है। इस मौजू पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स में सीनियर फेलो डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। आपका खैर मकदम है। शुक्रिया डॉक्टर फजलुर रहमान साहब। सबसे पहले कि फ़िलिस्तीन का जो मसला है, इतना कुछ दुनिया में सब कुछ हो रहा है, तमाम मसले हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन का मसला ऐसा लग रहा है कि कहीं पसे पुश्त पड़ गया है, पीछे चला गया है। आप किस नज़रिए से देखते हैं फ़िलिस्तीन के मसले को? देखिए, जहाँ तक मसला फ़लस्तीन है, मुझे लगता है कि पिछले 70 साल में जो आज सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड, सबसे ज़्यादा सबड्यूड और सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड जो मसला है वो फ़िलिस्तीन का मसला है। वो फ़िलिस्तीन के लिए है। इसके दो हिस्से हैं। जो दूसरी पार्टी है इज़राइल, उसने 70 साल में तकरीबन मेरा ख़्याल ये है कि आज वो डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरी सबसे स्ट्रांग है वो। और तकरीबन पिछले 4-5 साल में और ख़ास करके प्रेसिडेंट ट्रंप के आने के बाद जिस तरह से इज़राइली हुकूमत को शह मिली है और जिस तरह से पूरी की पूरी जो सियासत है, जो पूरा का पूरा जो एग्रीमेंट कहिए या नेगोशिएशन कहिए, वो नेगोशिएशन नहीं है बल्कि एक तरह का इम्पोजिशन है। पूरी कोशिश ये है कि किस तरह से दो मुल्क इज़राइल और यूएस के बीच जो समझौता है, जो उनके बीच जो दोस्ती है, उनके पर्सनल जो रिलेशनशिप हैं ट्रंप और नेतन्याहू के, और उनके बीच का जो अपना मसवदा है जी, उसको कैसे इम्पोज किया जाए। और ये मेरे ख्याल में दुनिया की तारीख में पहला मसवदा ऐसा है कि जिसमें जो एक मेन पार्टी है उसका कोई दखल ही नहीं है। जी। इस वजह से लगता यह है कि फ़िलिस्तीन का मसला फ़िलहाल वो बिल्कुल पूरी तरह इज़राइल और अमेरिका जो है वो ड्राइविंग सीट में है। लेकिन साथ साथ ये भी बताता चलूँ मैं कि वो ड्राइविंग सीट में होने का ये मतलब नहीं है कि वो फ़िलिस्तीन का मसला दब गया है। एक तरफ लग तो रहा है कि फ़िलिस्तीन का मसला हल हो जाएगा, लेकिन जो फ़िलिस्तीन के अंदर, जो फ़िलिस्तीनियों के अंदर जो पिछले 70 साल में जो उनका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, जो इनका इमोशनल अटैचमेंट है, जो कि हर एक नेशन स्टेट में होता है, और ये इज़राइल की तरह कहीं से आई हुई कम्युनिटी नहीं है। उनका ताल्लुक़ वहाँ हज़ारों हज़ार साल से है। जो उनका लीगल राइट है, जो उनका इंटाइटलमेंट है, जो उनका सिटीजनशिप का जो वो तस्वुर है, जिसको इन्होंने पूरी तरह जो उनको एक लीगल फ्रेमवर्क में, एक इंटरनेशनल लॉ के फ्रेमवर्क में जो उसको इंटाइटल है, वो उसमें अपने आप को किसी तरह का कंप्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं। वो कंप्रोमाइज़ करने के मूड में तो नहीं है, ये तो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से हकीकी तौर पर वो सिमटते चले जा रहे हैं। अगर 70 सालों में देखें तो वो जो पूरा उनका इलाका है वो सिमट कर तकरीबन 20-25% रह गया। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। और सिर्फ ऐसा नहीं कि जोग्राफी के सतह पर सिमटते चले जा रहे हैं, बल्कि डिप्लोमेटिकली भी, और जो उनका जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट था उस रीजन में, वो भी बहुत सिमटता हुआ चला जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि पिछले तकरीबन 10-12 साल में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चेंज हुई है, जो एक तरह के नए इक्वेशन, जो एक तरह के नए रिलेशनशिप डेवलप हो रही है, जो नए तरह के अलाइंसेज हो रहे हैं, और पार्टिकुलरली अरब अपराइजिंग के बाद सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो फ़िलिस्तीन काज को हुआ है। इसलिए 3-4 वजूहत है। पहली बात तो जो पूरे अरब ममालिक पिछले तकरीबन 50-60 साल से किसी न किसी तरह से फ़िलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे थे, वो अपने अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि एक नए तरह का अलाइंस उभरता हुआ सामने आ रहा है, जो गल्फ़ ममालिक, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो गल्फ़ ममालिक का अच्छा खासा जो मुल्क है, जो उन्होंने फ़िलिस्तीनी काज को एक ग्लोबल फोरम पे उठाया, एक उनके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, वो कहीं ना कहीं से अब उनको लगने लगा है कि फ़िलिस्तीन काज जो है ऑलरेडी डिफीटेड है, तो अब इसके पीछे हम बहुत दिन तक लग नहीं सकते। वो एक नए अलाइंस की तलाश में है। इज़राइल के साथ अलाइंस। कुल मिलाकर आप क्या देखते हैं कि अरब जो ममालिक हैं, जो जिनकी वजह से फ़िलिस्तीनियों को मजबूती महसूस होती रही है, वो उसी इलाके के हैं, वो उसी खित्ते में हैं, उनका क्या रुख है, वो किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं, या वो उनका क्या लाहेमल होगा? देखिए, उसकी मैंने फिर बताओ, जैसे मैंने आपने कहा कि 3-4 वजूहत हैं। पहली बात तो जो स्ट्रेटेजिक नक्शा जो है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है खित्ते का। उसमें नए नए अलाइंसेस आ रहे हैं, नए नए डिवीज़न आ रहे हैं, और इन सब का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है फ़िलिस्तीनी काज पे। आपको मैं बताऊँ, जैसे टर्की का एक अपना अलग एक वो है, एक कैंप है, सऊदी अरब का एक अलग कैंप है, यूएई का एक अलग कैंप है। तो वो इनकैम्पमेंट की पॉलिसी में
एक ग्रुप सपोर्ट करता है, दूसरा अपोज करता है। और शायद ये जो गल्फ ममालिक, जो पर्टिकुलर सऊदी अरेबिया, यूएई, जो मेन उनके वो रहे हैं, वहाँ के मेन आर्किटेक्ट हैं वो उस खित्ते की सियासत के, उनको लगने लगा है कि अब फ़िलिस्तीन का पूरा जो मिशन है, जो पूरी की पूरी लड़ाई है, तकरीबन अब ये जा चुकी है, अब हाथ से जा चुकी है, अब कोई इसके पीछे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए वो एक इस तरह का इजराइल और अमेरिका के साथ साथ वो भी उसी मसवदे की हामी हैं जिस मसवदे को इजराइल और अमेरिका चाहता है कि फ़िलिस्तीन कबूल कर ले। और कबूल इसलिए कर ले कि उनके पास कोई ताकत नहीं है। वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब कोई ऑप्शन नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कि अच्छे एक बात और बताता चलूँ मैं आपको, ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपके इस मकसद का जो मकसद है उसमें अरब भी आपके साथ नहीं है। और ये बातें धीरे धीरे आया भी होती जा रही है कि अब अरब भी तकरीबन उससे हाथ झाड़ लिया है। लेकिन ये सारी की सारी एक तरफा हैं, लेकिन फ़िलिस्तीनियों के अंदर जो अंदर चर्निंग है, जो उनके अंदर गुस्सा है, जो रिसेंटमेंट है, जो उनका इमोशनल आउटबर्स्ट है, वो लगता नहीं कि आप उसको किल कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनका जो इंटाइटलमेंट है, जो उनकी ज़मीन से जो लगाव है, जो उनका मुल्क, ऐसा नहीं कि वो, मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो ज़माने से एक अरसे से वहाँ रह रहे हैं। तो आप फिलहाल जो मिलिट्री और इकनॉमी और स्टेडी और डिप्लोमेटिक पावर कहते हैं, आप उसको दबा तो देंगे, लेकिन ये मसला नस्ल दर नस्ल जो है, अभी देखा आपको, ऐसा भी आप कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ये तकरीबन 3-4 नस्ल, ये तीसरी नस्ल है जो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे एक तरफ तो आपको लगता है कि अरब की ताकतें बिखर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ताकतें जो हैं वो इकट्ठा भी हो रही हैं। एक तरह की नई यूनिटी भी आ रही है। जो डिफरेंट फैक्शन है फ़िलिस्तीन में, वो एक तरह से एक इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं ताकि हमको एक कन्फ्रंट करना है। तो साथ ही रीजनली लगता है कि डिवीजन हो रहा है, लेकिन इंटरनल जो फ़िलिस्तीन में है वो एक तरह का नया इत्तेहाद, एक तरह का नया महाज जो है सामने आ रहा है। उस खत्ते में जैसा कि आपने बताया कि अरब जो ममालिक हैं वो कहीं ना कहीं से उनको लग रहा है कि मामला हाथ से फिसल गया है, इसलिए वो अब साथ भी छोड़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम पिछले 7-8 सालों में देखें तो फ़िलिस्तीन को कई आलमी महाज पर, कई आलमी फोरम में, कई इंटरनेशनल फोरम पर कई अलग अलग तरह के इससे रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो यूएन के कई सारे ऐसे फोरम हैं जहां रिकॉग्नाइज़ किया गया। तो उसको किस तनाजुर में देखते हैं? वो रिकॉग्निशन वो कितना पे करेगा? नहीं, देखिए, मेरा इस पर बहुत ही डिफरेंट टेक है। जब आप किसी यूएन के फोरा पे या यूनेस्को के फोरा पे या बहुत सारे बड़े यूरोपियन यूनियन के फोरा पे या अफ्रीकन यूनियन के फोरा पे जब ये कहते हैं, ये उस वक्त तक इसका कोई हासिल नहीं है जब तक ईच इंडिविजुअल कंट्री इसराइल पे प्रेशर न डाले। इसराइल के बहुत सारे स्टडी जो थिंकर हैं उनका ये कहना है कि हम ग्लोबल फोरा की परवाह नहीं करते, हम यूएनओ की परवाह नहीं करते जब तक हमारे रिलेशन ईच कंट्री से बेहतर हैं। आप ये देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने बाइकआउट कर दिया, अभी जो इनका एनेक्सेशन प्लान है उसको कंडेम कर दिया। लेकिन अगर आप यूरोपियन यूनियन की जितनी कंट्रीज़ हैं उनको एक एक कंट्री को देखेंगे कि उनके इजराइल से रिश्ते कैसे हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जब तक कि पूरी की पूरी कंट्री, एक एक कंट्री इजराइल पर प्रेशर नहीं डालेगी, तब तक इस बात का कोई हासिल नहीं कि ग्लोबल फोरा में जाके कंडेम करें, क्रिटिसाइज़ करें या जो कुछ भी करें। मैं आपको बताता चलूँ कि कम से कम 500 से 600 तक वीटो पावर है, वीटो इस्तेमाल किया गया फ़िलिस्तीन को लेके बहुत सारे। लेकिन एक उसमें एक एंगल ये भी है कि ये जो कंट्रीज़ हैं, जो फोरा हैं, मुझे लगता है कि अपना हाथ झाड़ना चाहते हैं। भाई मैंने कह दिया कि इजराइल जो है आपको स्टेट चाहिए, फ़िलिस्तीन को इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, लेकिन स्टेट दिलाएगा कौन आपको? आपने कह दिया भाई हम 2 स्टेट सोल्यूशन चाहते हैं, लेकिन उस पर आपने कितना प्रेशर डाला? ये सवाल ये उठना चाहिए कि जो कंट्री या जो महाज या जो ग्रुप कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि वहाँ पे इजराइल का वो रहे, हेजेमनी रहे, हम चाहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन रहे, ऐसे उसके लिए आपने इजराइल पे इकोनॉमिक तौर पे, डिप्लोमेटिक तौर पे आपने कितने दबाव डाले हैं। जब उस तारीख को आप, उन पन्नों को आप पलटेंगे तो लगेगा कि उन पे कोई भी असर नहीं है, उनके रिश्ते ऐसे ही बहुत ही मजबूत हैं। अरब ममालिक साथ छोड़ दे रहे हैं, यूरोपियन यूनियन जो भी आलमी जो ब्लॉक्स हैं वो साथ छोड़ते जा रहे हैं, वो बस जिसको कहते हैं कि रस्म की अदायगी कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है फ़िलिस्तीन का मसला कि उसका लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंच पाएगा कभी, या यूं ही जो कहते हैं कि नक्कार खाने में तूती की आवाज़ उस तरह से होकर रह जाएगा? नहीं, फ़िलहाल देखिए, फ़िलहाल जो स्ट्रेटजिक जो सेटअप है, जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, उसमें मेरा ये ख्याल है कि फ़िलिस्तीन का मसला हल होना ज़रा मुश्किल लगता है। लेकिन देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स को चेंज होते देर नहीं लगती है। इसके लिए 3 सतह पे चेंज आना होगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अमेकेबल सोल्यूशन निकलेगा। पहली बात तो फ़िलिस्तीन के अंदर जो बहुत सारे पॉलिटिक्स ऑफ फैक्शनलिज्म है उनके अंदर एक इत्तेहाद पैदा हो। दूसरा जो लेयर इसका है
वो अरबों की जो लीडरशिप है वो फ़िलिस्तीन को एक यूनाइटेड, एक कॉमन, एक कलेक्टिव काज समझें। और तीसरा जो मेजर जो चेंज एक्सपेक्टेड है वो जो ग्लोबल मेजर पावर्स हैं उनके अंदर जब तक कोई चेंज नहीं आएगा, तो 3 लेवल पे, अगर 3 सतह पे जब तक बदलाव नहीं आएगा और तीनों के अंदर एक कंसेंसस नहीं होगा कि फ़िलिस्तीन जो है एक बहुत ही जस्ट काज है, फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई है वो लड़ाई जस्टिस की है, वो लड़ाई जो ह्यूमैनिटी की है, वो लड़ाई ह्यूमन राइट्स की है, वो लड़ाई एक सिटीजनशिप की लड़ाई है। और उसके अलावा एक जो पूरा का पूरा जो एक ग्लोबल एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डर है, एक जो कहते हैं ना गवर्नेंस जो है, जो इसमें कहीं ना कहीं से इंसान की डिग्निटी जो एक चीज़ होती है, इज्जत, एक पर्सनल जो अटैचमेंट होता है, उसके ज़ेर नज़र जब तक वो देखा नहीं जाएगा तब तक इसका बदलाव फ़िलिस्तीन के मसले का हल मुश्किल है। लेकिन चीज़ें बदलेंगी अगर ये आज की ताकतें अगर ये समझ रही हैं कि हम किसी चीज़ को दबा के, देखिए दबने से कोई मसला हल नहीं होता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, ये नस्ल नहीं, अगली नस्ल नहीं, उसके बाद की नस्ल नहीं, कभी तो हालात बदलेंगे। और सियासत का चेंज होना ये बहुत वक्त लगता है, लेकिन बदलती हैं चीज़ें। वक्त की कमी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक सियासत के बदलने की बात आपने की। तुर्की जिस तरह से असर्ट कर रहा है, जिस तरह से एक कुव्वत के तौर पर अभी उभर रहा है, और फ़िलिस्तीन से जिस तरह से उसका एक कंसर्न है फ़िलिस्तीन को लेकर, अब क्या आपको लगता है कि वो किस तरह से असरअंदाज हो सकता है? देखिए वो जो ब्लॉक है, नहीं, देखिए टर्की का जो ब्लॉक है, जो टर्की पूरी कोशिश कर रहा है, टर्की का एक अपना अलग इस्लामिक वर्ल्ड में अपनी एक पोजीशन बनाने के लिए, अपनी तारीख़ को वो सब चीज़ें हर तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। उसके लिए उसकी तारीख़ है भी, उसको हक़ भी है कि बताए। लेकिन टर्की किस हद तक, मैं ये भी कहूँगा कि टर्की जो है उससे इज़राइल के बड़े अच्छे रिश्ते भी हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे यूरोपियन मेंबर्स जो उनके भी रिश्ते अच्छे हैं। तो टर्की अगर वाकई अगर ऑनेस्ट है तो ठीक है, आप ओपिनियन बनाइए, आप अरबों को साथ लाइए, लेकिन एक इंडिविजुअल प्रेशर जब तक नहीं डालेंगे, मैं आपको आखिर में बताता चलूँ कि इस दुनिया की हर कंट्री जब तक इंडिविजुअल लेवल पे ये उसको इज़राइल पे प्रेशर नहीं डालेगी या इस मसले को हर अपने बायलैटरल रिलेशनशिप का, बायलैटरल नेगोशिएशन का एक अहम जुज़ नहीं बनाएगी, तब तक मुझे लगता नहीं कि इज़राइल फ़िलिस्तीन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होगा। टर्की बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, टर्की के अपना एक कंसेप्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, टर्की वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है, टर्की बहुत सारी मदद भी दे रहा है, लेकिन इज़राइल पर उसका क्या असर पड़ता है? जी। अहम बात यह है कि इन सारे के सारे जो मुहर्रिकात हैं उस पर इज़राइल किस हद तक अफेक्ट हो रहा है, इज़राइल की पॉलिसी चेंज करने में कितनी मददगार साबित हो रहा है, ये देखने की चीज़ है। फ़िलिस्तीन पर तो सबको पता है कि कुल मिलाकर आपको क्या लगता है कि ये फ़िलिस्तीन का मसला कब तक खींचेगा, कब तक इस मसले का हल निकल सकता है? मुख्तसरन हम जानना चाहें। देखिए फ़िलहाल जो स्टेलमेट है वो तो बना हुआ है, लगता है कि मैं चीज़ें अभी रहेंगी 10 साल, 20 साल, 25 साल, लेकिन हर चीज़ दुनिया की जितनी भी कन्फ्लिक्ट होती है वो अल्टीमेटली एक पीसफुल उसमें ही खात्मा होता है उसका। ये जंग जो कन्फ्लिक्ट जो डे टू डे की लड़ाई है, चीज़ें जिस तरह की जुल्म ज़्यादती वहाँ पे है, जुल्म ज़्यादती कभी बहुत दिन तक चलती नहीं है। सवाल ये है, मुझे लगता है कि एक काउंटर ओपिनियन तैयार हो रहा है, एक अपोजिट व्यू भी तैयार हो रहा है। आज जहाँ तक अगर अमेरिका की हेजुमनी है तो उस अमेरिकन हेजुमनी को काउंटर करने के लिए भी एक ग्लोबल ओपिनियन बन रही है। जब वो एक ग्लोबल ओपिनियन बनेगी तो उसके आई थिंक मुझे लगता है कि उसके ज़ेरे बात है जो चीज़ें, जो एक तरह का ग्लोबल ओपिनियन जो व्यू बनेगा तो उसमें फ़िलिस्तीन का मसला हल होगा। लेकिन एक वक्त बताया जाए कि कितना होगा, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई। एक सवाल चलते चलते और कि फ़िलिस्तीन इसराइल की पार्लियामेंट में जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, नंबर बढ़ा है, वो कितना असरअंदाज होता है? उसका क्या रोल है? नहीं, उसका रोल तो बहुत अहम है, लेकिन फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस तरह का उनका पता है, वो जो फ़िलिस्तीनियों का नंबर बढ़ा है, जिस तरह का उनके इलेक्शन जो लड़ते हैं वो, और जिस तरह पर उन पर शराइत आमादा की जाती है, तो उस पर मैं बताऊँ आपकी बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक नहीं होता वो। उनसे पहले ये लिया जाता है कि आप इज़राइली स्टेट का जो कैरेक्टर है उसका आप क्वेश्चन नहीं करेंगे। नंबर बढ़ना अलग बात है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद एक तरह का एक अच्छा खासा तबका है फ़िलिस्तीन में जो ये कह रहा है कि भाई अब ठीक है, मतलब अब बहुत दिन हो गया। जो दुनिया सोच रही है वहाँ पे फ़िलिस्तीन का एक तबका ये भी सोच रहा है ठीक है, हम उससे क्यों नहीं हाथ मिला लें, क्यों नहीं ये कर लें। लेकिन सवाल ये है कि जब आप हाथ मिलाते हैं तो उसकी बुनियाद होती है कुछ इंसाफ पसंदी, कुछ जस्टिस। आप सब कुछ लेते रहेंगे, आप केक में से काट कर खाते रहेंगे और फिर कहेंगे अभी अब रुको, अभी केक बांटते हैं। तो केक काटते भी रहेंगे, खाते भी रहेंगे और कहेंगे हम केक अभी बांटते हैं। तो ये पूरा जो मामला है फ़िलिस्तीन का और या इज़राइल का जो मसला है, पूरे के उसी फ्रेमवर्क में देख सकते हैं।
जहाँ तक आपने नंबर की बात की, चीज़ें अच्छी हैं, खुशाइन बात है, लेकिन मैं भी कह रहा हूँ आपसे कि आपको जो सारी जो मुहिम है, जो सारा मिशन है, आपको सारी की सारी बातें, जितने सारे प्रेशर हैं, जो बातें हैं, वो आपको इजराइल से करनी है। फिलिस्तीन से मत कहिए आप, उससे मत कुछ कहिए, उसने बहुत कुछ गंवा चुका है। यानी कुल मिलाकर मामला पेचीदा ही है और कब तक हल होगा ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, लेकिन चीज़ें बदलेंगी, देखिए हालात लेकिन बदलेंगे। हालात बदलेंगे। किसी भी कौम को ज़्यादा दिन तक दबा के रखा नहीं जा सकता। कभी ना कभी इंसाफ होगा और वो जो इनकलाब है वो कहीं ना कहीं से रंग तो लाता ही है। फिलहाल ग्लोबल टॉक में इतना ही। हम डॉक्टर फजलुर रहमान साहब का शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।